बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर, गाइड, ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरापिस्ट। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। और पहले की तरह रूटीन जैसे हमने रखी हुई है, क्योंकि ये मेरी मेगा प्रेजेंटेशन है ये भी, तो इसकी पहले मैं एक्स्ट्रा ब्रीफ समरी आपके सामने पेश करूँगा। उसके बाद फिर जो है जब उसको मैं पास ऑन करूँगा तो उसमें जो स्लाइड आपके काम की होगी उस पर ज़रा ठहर के तफसीलन में बात करेंगे। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि पहले की तरह, और उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह आप ख़ुद भी इन वीडियोज़ को लाइक करेंगे और इसका सूट एनालिसिस करके मुझे बताएँगे आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, ताकि वो आपके मुफीद मशवरे मेरे तक आएँ और आइंदा आने वाली जो वीडियो हैं उनमें मैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूं। ये जो मैं चीज़ें आपके सामने बयान करूंगा, इन टॉपिक पे अलग अलग मेरी वीडियो भी अवेलेबल हैं। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे वो भी अपलोड कर दी जाएंगी या ऑनलाइन जो है आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो आज हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी असल वीडियो की तरफ। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स या बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के बारे में आमतौर पर हमें तीन चीज़ें लफ्ज़ जो हैं वो मिलते हैं अच्छी किताबों में, लिटरेचर में। पहले तो यह है कि न्यूक्लियस को कहते हैं कि एक बैग की मानद है, जो मार्बल का एक बैग है और वो फुल भरा हुआ है, ऊपर से टाइट किया हुआ है। दूसरी बात जो न्यूक्लियस के बारे में मिलती है वो ये है कि वो कंप्रेस स्प्रिंग की तरह है, जैसे उसको किसी ने दबा के रखा हुआ है और वो रेडी टू स्ट्रेंथन आउट, और वो कोशिश कर रहा है कि वो जो है उसको जो दबाया हुआ है उस दबाव से बाहर निकल आए। तो तीसरी चीज़ जो लिटरेचर में मिलती है वो है आमतौर पे न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज इन शिवरिंग कंडीशन। न्यूक्लियस हमेशा हर वक्त ऐसे लगता है जैसे वो कांप रहा है। तो तीनों चीज़ें जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन हैं वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो हरकत कर रहे हैं। इससे हम कहते हैं डायनामिक स्टेटस ऑफ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस एटम बनता है मॉलिक्यूल पर मैट्रिक्स का मतलब है कायनात की हर चीज़ जो है वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, और यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। अब अगला पॉइंट जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि क्या हम न्यूक्लियस जो है इसको इसी तरीके से इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं? उसका जवाब है नहीं। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें न्यूक्लियस के अंदर झांकना होगा, और न्यूक्लियस के अंदर झांकने के दो ही तरीके हैं कि या हम न्यूक्लियस को ब्रेक करें या हम न्यूक्लियस को मेक करें, जिसको हम फिशन और फ्यूजन कहते हैं टेक्निकली। तो मेक और ब्रेक करने के लिए हमें एक बड़ी फेमस इक्वेशन जो है उसका सहारा लेना पड़ता है, जो E=delta mc²। आइंस्टाइन की बड़ी मशहूर फेमस एनर्जी मैस इक्वेशन है या एनर्जी मैस इक्विवेलेंस है। तो जब हम ये बात करते हैं तो ब्रेक और मेक की, तो साफ ज़ाहिर है हमें दो तीन चीज़ें और ध्यान में आती हैं, जिनमें सबसे अहम चीज़ जो सामने आती है वह है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व या स्टेबिलिटी वैली। और दूसरी चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। और बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बाद फिर हमें न्यूक्लियर मॉडल जो है वो हमारे नज़र में आते हैं, जिसमें शेल मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल और कलेक्टिव मॉडल जो है उसका सफ़र हमारे जहन में उभरता है। तो जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में न्यूक्लियस का रेडियस, न्यूक्लियस का साइज़, न्यूक्लियस का मैस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है वो हमारी नज़र में जहन में आते हैं। और जब ये हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो फिर हमें दो चार चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, वो उसका जिक्र करना पहले मैं मुनासिब समझूंगा। उसके बाद हम चलेंगे एक बड़ी अहम इक्वेशन जो है जिसमें सारी चीज़ों का जिक्र होगा। और वो चंद चीज़ें जिनका मैंने बात अभी की थी वो हैं आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स, आइसोडाइफर्स, मिरर न्यूक्लियाई। इनका जो सादा फार्मूले जो मैंने बनाए हैं वह उसके हवाले से मैं बात करूँगा। आइसोटोप्स जो है, यहाँ पी को आप ध्यान में रखें, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, बाकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आइसोटोन से आप ध्यान में रखें ऐसे न्यूक्लियाई जिनके न्यूट्रॉन नंबर सेम होते हैं, बाकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आइसोबार जो है, बार से मुराद बिग, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मैस नंबर जो है यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मजमूआ जो है वो बराबर होता है, बाकी चीज़ें डिफर कर सकती हैं। और आइसोमर्स आगे आते हैं, मर्ज में एम से है मेटास्टेबल स्टेट, ऐसे न्यूक्लियाई जिनको हमारे सिलेक्शन रूल जो हैं डिके को कुछ अरसे के लिए डिले कर देते हैं तो उनमें मेटास्टेबल स्टेट रहती है। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें कुछ देर के बाद वो डिके होते हैं
उनको हम आइसोमर्स कहते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। और वो जो स्टेट्स के दरमियान स्टेट्स शेयर होती हैं उनको हम कहते हैं आइसोमेरिक स्टेट्स। इसके बाद फिर आइसोडायफर्स है। आइसोडायफर्स जो है ये न्यूट्रॉन एक्सेस की तरफ इशारा करता है कि न्यूट्रॉन की तादाद बाज़ दफ़ा हम जानबूझ के ज़्यादा रखते हैं, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, और ज़ीरो भी होती है, जैसे न्यूट्रॉन की तादाद अप्रॉक्सीमेट इक्वल जो और एग्जैक्ट इक्वल की मैं बात करूँगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो में जाके। तो इस सब हालत में चूँकि प्रोटॉन जो हैं वो रिपल्सिव फोर्स को जनरेट करते हैं, तो उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन को हमें कुछ ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये इसलिए आइसोडायफर का जिक्र ज़रूरी है कि ऐसा आइसोटोप्स जिनमें न्यूट्रॉन एक्सेस जो है वो ज़्यादा हो, यानी ज़ीरो ना हो, प्लस या माइनस हो, जिससे न्यूक्लियस अनस्टेबल हो, उससे डके के चांसेस बने और हम उसे मेक और ब्रेक करके इंफॉर्मेशन ले सकें। उसके बाद आखिरी जो चीज़ है जिसके हमें समझना ज़रूरी है वो है मिरर न्यूक्लियाई। तो मिरर न्यूक्लियाई उन न्यूक्लियस को कहते हैं जबकि एक जो न्यूक्लियाई उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं अगर दूसरे के नंबर ऑफ प्रोटॉन से मैच कर जाएं तो हम उनको कहते हैं मिरर न्यूक्लियाई। अब जिस इक्वेशन का मैंने जिक्र किया था, बड़ी फेमस इक्वेशन है, उसकी आगे बैकग्राउंड क्या है उसकी अभी मैं बात करूँगा। वो है R = R0 a⁻⁴। यहाँ R जो है इसको हम कहते हैं मैस रेडियस, और R0 जो है उसको हम कहते हैं चार्ज रेडियस। तो ये R हमें शो कर रहा है, ये इस इक्वेशन में जो नज़र आ रहा है कि मैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। आगे जाके हम देखते हैं यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। और R0 जो है ये इशारा कर रहा है चार्ज रेडियस की तरफ, और ये चूँकि कांस्टेंट है इसलिए यहाँ से नतीजा निकलता है कि हमारा चार्ज रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है चार्ज डेंसिटी हमारी जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है या नहीं है इसका हम बात करेंगे न्यूटन NZ रूल या न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो से, जिसका मैं स्टेबिलिटी कर्व जो है उसमें जाके बात करूँगा। यहाँ सिर्फ समझना इतना ही ज़रूरी है कि हमारे जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं उनमें न्यूट्रॉन की तादाद तकरीबन प्रोटॉन के बराबर होती है, तब वो स्टेबल होते हैं, अदरवाइज वो अनस्टेबल हो जाते हैं। इस तरीके से जो मीडियम न्यूक्लियाई होते हैं उनमें न्यूट्रॉन की तादाद एग्जैक्टली प्रोटॉन की तादाद के बराबर होती है, अदरवाइज वो अनस्टेबल हो जाते हैं। और जो हैवी न्यूक्लियाई हैं उनमें न्यूट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद जो है 1.5 की रेशो होती है, यानी 50% न्यूट्रॉन जो है उनको हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, पीछे जो मैंने न्यूट्रॉन एक्सेस की बात की थी। तो अब हम बढ़ते हैं, ये जो हमने इक्वेशन की बात की है R = R0 a⁻⁴ ये इक्वेशन है। और ये इस इक्वेशन को जो जहाँ से हमने ड्राइव किया है वहाँ वॉल्यूम जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और मैस डेंसिटी का जिक्र है, और उसके बाद फिर इसका चार्ज का जिक्र है। तो वहाँ हमें ये अंदाज़ा चीज़ें मिलती हैं कि न्यूक्लियस जो है उसकी मैस डेंसिटी तकरीबन कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी तकरीबन कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, साइज़ भी कांस्टेंट है, शेप भी कांस्टेंट है। ये अप्रॉक्सीमेशन हमने मानी हुई हैं उस वक्त जबकि हमारा न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल शेप में है। अब इस इक्वेशन को जब हम देखते हैं और इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन चार्ज डेंसिटी और न्यूक्लियस रेडियस R जो है, तो हमें पता चलता है कि R डिस्टेंस के बाद वो जो हमारा ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल डिके कर जाता है। और एक्सपोनेंशियल डिके जो करता है वो जिस फार्मूले के तहत डिके करता है उस फार्मूले को जब हम कर्व को रिवर्स करके देखते हैं तो फार्मूला बनता है ρ = ρ0 / 1 + e विदिन ब्रैकेट R - R /a। और ये वो फार्मूला जो है इसको हम कहते हैं वुड सैक्सन फार्मूला। ये वो फार्मूला है जो न्यूक्लियर पोटेंशियल के लिए शेल मॉडल में बताया गया था। तो इसका मतलब है कि शेल मॉडल कंसेप्ट मॉडल जो है उसका होना भी इसी जो पीछे मैंने बातें की हैं इस तरह इशारा करता है। अब आगे जो मैंने बात की थी बाइंडिंग एनर्जी कर्व की, तो जब हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात करते हैं तो आपको पता है कि डिफरेंट न्यूक्लियाई जो हैं डिफरेंट न्यूक्लियाई में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी का स्टेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं बनता, लिहाजा इसको जब हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हम ऊपर जो मैंने बात की उसकी आगे मैं वजाहत करूँगी इवन और न्यूक्लियर के हवाले से। तो उस वक्त हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी की जगह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो उसका सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आपको जो ग्राफ मिलेगा वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मैस नंबर, या आपको जो है मैस डिफरेंस वर्सेस मैस नंबर जो है जिसको हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं उसका सहारा मिलेगा। तो इस तरीके से इससे फिर हम जो है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात जो है प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। स्टेबिलिटी कर्व या स्टेबिलिटी वैली के हवाले से जब हम बात करते हैं
तो उसमें ये कर्व जो है जैसे स्टेबिलिटी की बता रही है, इस कर्व से हमें पता चलता है रेडियो एक्टिव डिके के बारे में कि कौन सा डिके जो है किस रेंज में मुमकिन है। तो इसमें सादा एक मैंने फार्मूला बनाया हुआ है कि स्टेबिलिटी कर्व से कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिके पॉसिबल है। तो उसका फार्मूला सादा ये है कि आप देखेंगे कि आपका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो है जो ग्राफ बनाया गया है, इसको हम स्टेबिलिटी कर्व कहते हैं। तो हमें इसको देखना होगा कि आपका वो एलिमेंट जिसके बारे में आप देखना चाह रहे हैं कौन सा डिके मुमकिन होगा, वो बिलो कर्व है यानी प्रोटॉन रिच है, तो उस वक्त बीटा प्लस जो है उसके चांसेस होंगे। अगर वो अबव कर्व है यानी वो न्यूट्रॉन रिच है, तो उस वक्त बीटा माइनस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के चांसेस ब्राइट होंगे। अगर वो बियॉन्ड है यानी इन दोनों से रेंजेस से बहुत ऊपर है, यानी ना वो बिलो है ना वो अबव है, बल्कि कर्व के बिल्कुल एंड किनारे पर चला गया है, उस वक्त जो है वो ना प्रोटॉन रिच होगा ना न्यूट्रॉन रिच होगा, बल्कि दोनों को लॉस करना होगा। उस वक्त वो अल्फा डिके के लिए प्रोबेबल होगा। और जब एक्स्ट्रा बियॉन्ड चला जाएगा तो वो फिशन के लिए न्यूक्लियस जो है वो फेवरेबल होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब ये बीटा प्लस बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन कैप्चर अल्फ़ा या फिशन हो जाएगा तो वो न्यूक्लियस जो है वापस जो है वो अपना उस लाइन के ऊपर आ जाएगा, यानी ऑन द लाइन आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात करते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा कि पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, फिर एक्सपोनेंशियल जो है डिके है, यानी एक दफ़ा ये पहला पोर्शन जो है उसको हम फ्यूजन फेवरेबल पोर्शन कहते हैं, और दूसरा जो अभी मैंने डिके की बात की, एक्सपोनेंशियल डिके की बात की, उसको हम फिशन फेवरेबल पोर्शन कहते हैं। तो चाहे फ्यूजन फेवरेबल हो चाहे फिशन फेवरेबल हो, वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक रिवर्स डायरेक्शन में दरमियान वाले पोर्शन में आ जाता है, जिसको हम स्टेबिलिटी रीजन कहते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो स्टेबल वैली है या बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो तकरीबन एक ही किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है हमारे साथ शेयर कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं जो भी मैंने बात की थी, ब्रेक करना पड़ेगा या मेक करना पड़ेगा, तो वहाँ हमारे पास जिक्र आता है फिशन का। न्यूक्लियर डिके के बाद फिशन और फ्यूजन का जिक्र आता है। तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं कि जो न्यूक्लियस को हमने स्फेरिकल कंसिडर किया था, यानी स्फेरिकल सिमेट्री की बात की थी, इसके ब्रेक होने के चांसेस हैं। और रिसर्च में ये देखा गया है कि न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल सिमेट्री को बाद हालात में ब्रेक भी करता है। तो जब वो न्यूक्लियस और स्फेरिकल सिमेट्री को ब्रेक करता है तो फिर दो तीन मोमेंट्स जो हैं, मोमेंटम जो हैं, उनका जिक्र करना ज़रूरी है, जिसमें सबसे अहम जो है वो है क्वाड्रुपल मोमेंट। कि जब डिफॉर्मेशन होती है या डेविएशन होती है स्फेरिकल सिमेट्री से, तो न्यूक्लियस डी शेप हो जाता है, और डी शेप होने में उसके तीन प्रोबेबिलिटी बनती हैं। या तो उसका क्वाड्रुपल मोमेंट ज़ीरो होगा यानी वो स्फेरिकल रहेगा, या उसका क्वाड्रुपल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। अगर साफ ज़रा वो ज़ीरो नहीं होगा तो या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, यानी जब ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा या लेस दैन ज़ीरो होगा। अगर वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसको हम कहते हैं प्रोलेट शेप। और ये सगार जो है आमतौर पर आपने देखा है, या सासेज जो है उसकी शक्ल आपने देखी है, वो एक तस्वीर छोटी सी होती है। उसके बाद अगर वो लेस दैन ज़ीरो है या नेगेटिव है, उसका हम कहते हैं कि न्यूक्लियस की शेप जो है वो ओबलेट शेप है, और ये कद्दूनुमा शक्ल होती है आप लोगों के समझने के लिए। तो इसका मतलब ये जो मैंने बातें की हैं, डेप्रीवेशन या डेविएशन फ्राम स्फेरिकल सिमेट्री, ये हमें आगे जो स्लाइडें मैं आपको दिखाऊंगा उसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल और कलेक्टिव मॉडल जो हैं वो भी हमें यही इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं, जो मैंने अभी बात की थी स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई की, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो की बात की थी। तो वो स्टेबल और अनस्टेबल जो है उसमें फिर आगे इवन और न्यूक्लियाई जो है उनका तस्वर आता है। तो आगे में शेल मॉडल की एक स्लाइड आएगी, वो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके इवन न्यूक्लियाई हैं तो उनका न्यूक्लियस स्पिन जो है वो ज़ीरो होता है, यानी स्फेरिकल सिमेट्री जो है वो मेंटेन रहती है। अगर वो आड हैं तो उनका न्यूक्लियस स्पिन जो है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट होता है, यानी सिमेट्री ब्रेक कर जाती है। अगर वो इवन ऑड हैं या ऑड इवन हैं तो इस कॉम्बिनेशन में उसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट बन जाएगा। तो इसकी वजह यह है कि जब न्यूक्लियन आगे हरकत में करते हैं, रोटेट करते हैं या स्पिन करते हैं, उस वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने की वजह से वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। तो इस तरीके से आपका न्यूक्लियस जो है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, और वो समाप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जिसको सादा लफ्ज़ों में इसका फार्मूला अगर हम ज़हन में रखें तो वो है गैमा म्यू इज़ इक्वल टू गैमा आई एच कट, वेयर म्यू इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट, गैमा इज़ द जेरो मैग्नेटिक कांस्टेंट, आई इज़ द
एंगुलर मोमेंटम, एच का प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये गैमा जो है, जब हम इसकी रेशो निकालते हैं तो वो रेशो आती है मैग्नेटिक मोमेंट वर्सेस एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हम कहते हैं कि ये गैरो मैग्नेटिक रेशो है और ये फंडामेंटल कांस्टेंट है। और इसका किसका कांस्टेंट है? आपका जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है उसका कांस्टेंट है। तो यहाँ जो मैंने बात की इवन ऑड की, तो इवन की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त जो उसका जो स्पिन है वो ज़ीरो क्यों होता है? वो मोस्टली करस्पॉन्ड करते हैं मैजिक नंबर्स को, जिसका शायद मॉडल के कंसेप्ट में जिक्र करूँगा। और मैजिक नंबर बिल्कुल वही नंबर हैं जैसे हम एटॉमिक फिजिक्स में बात करते हैं 2n² के हवाले से, कि जब फिलिंग जो है मुकम्मल होती है तो इलेक्ट्रॉनिक शेल मुकम्मल होते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियस जो है, इनके अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो मैजिक नंबर को रिस्पॉन्ड कर जाएँ तो वो न्यूक्लियर भी स्टेबल न्यूक्लियर कहलाते हैं। और ये मैग्नेटिक मोमेंट ही है जिसकी वजह से आपके न्यूक्लियस जो है उसके अंदर स्प्लिटिंग होती है एनर्जी लेवल की, और ये स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल जो है यही न्यूक्लियन के शेल हैं। तो ये सवाल हमारे पास शेल मॉडल के हवाले से आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस फार्मूले से, कि जब हम इस फार्मूले को आगे जाकर देखते हैं कि इसका क्या क्या मकसद है, क्या मसला है, तो फिर हमें जो है जो चीज़ें नज़र आती हैं वो ये है कि जब स्फेरिकल सिमेट्री जो है उसमें डेविएशन आती है तो उस वक्त फिर हमें देखना पड़ता है एक और टर्म जिससे आपका वास्ता पड़ेगा, वो है पैरिटी, यानी स्फेरिकल सिमेट्री को ये ज़ाहिर करती है। और इसका पता हमें कैसे चलेगा एंगुलर मोमेंटम के हवाले से, तो इसका सादा फार्मूला हमारे पास ये है P = -1/L, और ये L पे डिपेंड करेगी। आपका एंगुलर मोमेंटम अगर इवन है तो पैरिटी इवन है, यानी इवन वाला केस बन जाएगा। अगर आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑड है तो इवन ऑड, और ऑड वाला या ऑड इवन ऑड या ऑड इवन वाला कंसेप्ट बन जाएगा। तो यानी अगर ये इवन है तो पैरिटी कंजर्व करेगी और वो स्टेबिलिटी की तरफ इशारा होगा। अगर वो ऑड है या इवन ऑड और ऑड इवन है तो पैरिटी जो है वो डेविएट कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, यानी फॉर्म्ड है या डिफॉर्म्ड है। तो ये भी इशारा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट और क्वाड्रुपल मूवमेंट की तरफ है। इसका मतलब है कि जब इस किस्म की उसमें डिफॉर्मेशंस आ रही हैं तो उसको पढ़ने के लिए भी हमें कोई चीज़ चाहिए। और आगे हम देखेंगे जाके रेडियो एक्टिव डिके जो है वो रैंडम होता है, प्रेडिक्टेबल नहीं होता। और जब कोई चीज़ रैंडम होती है उसमें हमें स्टैट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारे जो क्लासिकल स्टैट है या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसको हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ वही नहीं करती, जहाँ क्वांटम मैकेनिकल स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेना पड़ता है। और क्वांटम मैकेनिकल स्टैटिस्टिक्स जो हैं दो किस्म की आमतौर पर किताबों लिटरेचर में मिलती हैं, एक है बोसन स्टैटिस्टिक्स और दूसरी है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इसको मैंने सादा फार्मूले से इसका तमीज़ की हुई है कि अगर आपके स्टैटिस्टिक्स जो है वो फार्मूला है नो बायस, कि अगर वो नॉन फॉलोअर है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, न्यूक्लियन जो हैं ये उनको हम बोसन कहते हैं, और उनका जो स्पिन है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट होता है, और उनका जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक होता है, और वो इवन न्यूक्लियर का केस होता है, यानी स्टेबिलिटी की तरह इशारा करते हैं। और जो फर्मियान्स होते हैं वो फॉलो करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, और वो उनका आगे जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उनका वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है, और वो ऑड इवन ऑड या ऑड इवन जो है उस तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है उस इंस्पिरेशन हम चले जाते हैं और हमें उन काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है। अगर डिके जो है साफ ज़रा है, अभी जो मैंने बात की थी, जैसे एटॉमिक फिज़िक्स में हम देखते हैं कि फ्री न्यूक्लियन और बाउंडेड न्यूक्लियन जहाँ हम बात करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री न्यूक्लियन जो हैं वो डिफॉर्मेशन का बायस बनते हैं, जबकि फिक्स्ड न्यूक्लियन जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, इसलिए आपको R=R0 मिला है, यानी दो रेडियस मिले हैं। और बाउंडेड जो हैं न्यूक्लियाई जो हैं ये मोस्टली फिशन फ्यूजन की बात बनते हैं, और फिशन कंट्रोल भी होता है, अनकंट्रोल भी होता है। जब वो कंट्रोल होगा तो न्यूक्लियर रिएक्टर की शक्ल में इसके मेरी अलग प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं, अनकंट्रोल्ड होगा तो एटॉमिक एक्सप्लोजन उसके कॉन्सिक्वेंस पे मेरी एक प्रेजेंटेशन पड़ी है। फ्यूजन जो है कंट्रोल पे हम कोशिश कर रहे हैं, अनकंट्रोल जो है उसमें हाइड्रोजन बम और न्यूट्रॉन बम की शक्ल में मिलेगा। आगे इसकी वजाहत करूँगा अगर जरूरत पेश आई तो। लेकिन यहाँ फ़िलहाल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया जो है मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जिनको हम न्यूट्रॉन कहते हैं या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन कहते हैं, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं हैं, बल्कि वो दो स्टेट्स हैं। और यहाँ से आप एक फार्मूले से उसको चेक कर लेंगे कि इनको कैसे आपने याद रखना है।
प्रोटॉन जो है उसको आप अप समझ लें यानी एक्साइटेड स्टेट, और न्यूट्रॉन जो है उसको आप डाउन समझ लें यानी ग्राउंड स्टेट। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रीशफलिंग या ट्रांजिशन का मतलब है कि रीशफलिंग हो रही है एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, फिर ग्राउंड जो एक्साइटेड बन जाती है, फिर ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट। इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर ट्रांजिशन हो रही है, और ये ट्रांजिशन के हवाले से हमारे पास फिर वो एमिशन और अब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी होता है, जिस वजह से एटॉमिक फिजिक्स में हमने बात की थी लाइन स्पेक्ट्रा, उसके बाद कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, फिर बैंड स्पेक्ट्रा। इसी तरीके से न्यूक्लियर फिजिक्स में भी न्यूक्लियानिक स्पेक्ट्रा जो हैं वो जन्म लेते हैं। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन दो जो हैं ये भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये हमारा आइसोस्पिन की वजह से सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि आइसोस्पिन की वैल्यू भी +1 - 1/2 होती है। और डिके जो हैं इनको कैसे डिके होते हैं, इनको कुदरत ने हमें एक तरीका बताया जिसको हम नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज़ कहते हैं। और नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज़ जो हैं वो 4 किस्म की हैं। तो ये जितने भी डिके होते हैं वो इनको फॉलो करते हैं। इनको हम टेक्निकली कहते हैं 4n, 4n+1, 4n+2 और 4n+3 सीरीज़। और ये उस वक्त तक सारी चीज़ें चलती रहती हैं जब हमारा जो है रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम जो है ये अचीव नहीं कर लेती। जब हमारे जहन में रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम की बात आती है तो फिर हमारे पास हाफ़ लाइफ और एवरेज लाइफ का कंसेप्ट आता है। उनकी बेसिक कंडीशन हैं वो भी, उसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्लाइड आती है तो फिर मैं बात करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आगे जो अहम चीज़ बताने वाली वो ये है कि अभी तक जो मैंने बातें की हैं वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की हमने बातें की हैं। तो लेटेस्ट जो रिसर्च है वो बता रही है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं रहे, बल्कि ये कंपोजिट पार्टिकल बन गए हैं। और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो हैं ये क्वार्क से मिलकर बने हैं। और क्वार्क जो है उनके साथ मसला ये है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, पेयर की शक्ल में होते हैं या वो कोएग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम कन्फाइनमेंट ऑफ क्वार्क्स कहते हैं। तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो हैं इसमें ये जो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, क्वार्क जो है किस तरीके से जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लूऑन। तो ये आमतौर पे 3 इनके आगे कैटेगरी का हम कर देते हैं। बेरियंस यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन जिसमें आएंगे जो 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, 3 क्वार्क या एंटी क्वार्क से। और आगे हेड्रॉन्स हैं जो कंटिन्यूस क्वार्क्स जो हैं या वैलेंस क्वार्क्स हैं या ग्लूऑन जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी मीज़ान है जो क्वार्क एंटी क्वार्क से बनते हैं। तो क्वार्क, एंटी क्वार्क और 3 क्वार्क उनके एंटी क्वार्क जो हैं और ग्लूऑन वगैरह जो है ये सारे हेड्रॉन के अंदर होते हैं। और हेड्रॉन्स की वजह से फिर वो बेरियर और मीज़ान में शिफ्ट होते रहते हैं। ये जो मैंने अभी बात की है ये फिज़िक्स एक नई आ गई है जिसको हम कहते हैं क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, और दूसरा इसका नाम कलर फिज़िक्स भी है। इसकी तफसील अगली अगली वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा हाई एनर्जी फिज़िक्स या पार्टिकल फिज़िक्स, उसमें इंशाल्लाह इस पर हम तफसील में बात करेंगे। इस वक्त तक लेटेस्ट जो पिक्चर न्यूक्लियर फिज़िक्स की हमारे सामने आई है वो ये है कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं वो डायनामिक हरकत में हैं और वह कंपोजिट पार्टिकल हैं और वह क्वार्क एंटी क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। और क्वार्क एंटी क्वार्क जो हैं वो आगे ग्लूऑन की वजह से जुड़े हुए हैं। और इस तरीके से न्यूक्लियस जो है वह एक क्वांटम मैकेनिकल वेल है, ओपन या क्लोज ये सिस्टम, इस पर बहस होगी अगली वीडियो में। तो इसमें ये वो वेल जो है उसमें तीनों शक्लें पाई जाती हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर भी है, कलेक्टिव बिहेवियर भी है और सेमी बिहेवियर भी है। और ये तीनों मॉडल की तरफ इशारा है, लिक्विड रॉ मॉडल और शेल मॉडल और कलेक्टर जो है कलेक्टिव मॉडल। तो इसको जो भी मैंने बात की है हेड्रॉन की और बेरियन की और मीज़ान की, तो इसको हम इसके हवाले से समझेंगे कि इसमें जो हेड्रॉन हैं वो जो हेड्रॉन और मीज़ान जो हैं ये इंडिविजुअल हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं इस वेल के अंदर, जहाँ जो है साफ ज़ाहिर है ये वेल जो है उसके अंदर पानी है, जल है और वह ग्लूऑन है। उस वक्त इसके उम्मीद के साथ कि आप इसको पहले